कल जो होगा वो सोचना छोड़ दो, कल जो होगा वो सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, मैं आजकल क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का 2024-25 का सिलेबस लेकर के आई हूँ, जिसमें कि मैं सारे चैप्टर, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई सा भी भाग है, उसकी वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कीजिएगा क्लास 10th का सिलेबस 2024-25, तो आपको पूरा सिलेबस एक साथ मिलेगा। डेली ही वीडियोस इसमें मैं अपलोड करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और क्लास 10th के बच्चे तो सारे ही बच्चे इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लखनवी अंदाज, जिसको कि लिखा है यशपाल जी ने। और फ्रेंड्स, इसको हम पॉइंट के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से हमें समझने में काफ़ी आसानी होती है, और इससे बनने वाले प्रश्नों का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस वाले हेडिंग से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाला हेडिंग मैंने कौन सा लिखा है। पहला हेडिंग है फ्रेंड्स, सेकंड क्लास का टिकट लेने का उद्देश्य। यहाँ पे लेखक यशपाल जी का सेकंड क्लास का टिकट लेने का क्या उद्देश्य था। फ्रेंड्स, यशपाल जी अपनी नई कहानी के लिए नए विचार, नया टॉपिक, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को ले करके थोड़ा सा एक नया माहौल चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। और वो चाहते थे कि एकांत में बैठे, वहाँ पे एकांत में बैठ करके सोचें, और साथ ही खिड़की से दृश्यों को देखते हुए वो अपनी कहानी के लिए कोई टॉपिक भी अच्छा सा सोच पाए। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। तो ये तो था हमारा पहला वाला हेडिंग। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आप क्वेश्चन भी इसमें निकालते जाइएगा, तब तक मैं देखती हूँ दूसरी वाली हेडिंग मैंने कौन से लिखी है। दूसरी हेडिंग है डिब्बे में नवाब साहब की उपस्थिति। अब जब लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया तो वो अपने सीट की तरफ बढ़ा और उस डिब्बे में उसने प्रवेश किया तो देखा कि एक नवाब साहब वहां पे पहले से ही पालथी मार करके बैठे हुए हैं, और उनके सामने तौलिए के ऊपर 2 ताजे खीरे रखे हुए हैं। उन्हें देख करके नवाब साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उनकी कोई प्रतिक्रिया न देख करके यशपाल जी को लगता है कि शायद नवाब साहब को मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं लग रही है, या फिर वो मेरे सामने खीरे खाने में संकोच कर रहे हैं। ये जो स्थिति है वो लेखक की होती है। ये हमारी दूसरी वाली हेडिंग थी। चलिए अब देखते हैं तीसरी वाली हेडिंग में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। उससे पहले तीसरी वाली हेडिंग देख लेते हैं, क्या समझा है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। चलिए देखते हैं, लेखक, नवाब साहब और खीरा। तीसरी हेडिंग में लेखक की बात है, नवाब साहब की बात है और खीरे की बात है। अब जब डिब्बे में नवाब साहब बैठे हुए थे, लेखक बैठ गए, तो काफी देर तक तो नवाब साहब चुपचाप बैठे रहे, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद उन्होंने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे। तो इन्होंने बड़े प्यार से इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो खीरा नहीं खाएंगे। इसके बाद नवाब साहब ने क्या किया, जिस तौलिए पे खीरे रखे थे उस तौलिए को बड़े तरीके से झटका, साफ किया और उसके ऊपर खीरों को रख दिया, और फिर सीट के नीचे से एक लोटे में पानी लेकर के गाड़ी की खिड़की से बाहर की तरफ उन खीरों को अच्छी तरीके से धोया, और फिर उनके सिर को काट करके, सिर से मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है उसे काट करके उसमें से ढेर सारा झाग निकाला, और फिर उसे छील करके बड़े करीने से तौलिए पे सजा दिया। उसके बाद उसमें भुना हुआ जीरा, नमक और सूखी मिर्च, जो पिसी हुई मिर्च थी, उसके ऊपर बुरक दी। और फिर पुनः एक बार नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। तो जो लेखक थे उन्होंने ये बोला कि मेरा मैदा खराब है। मैदे से मतलब है पेट से
ये कह के कि मेरा पेट खराब है, उन्होंने उनके प्रस्ताव को पुनः ठुकरा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला वाला हेडिंग कौन सा है। ये वाला हेडिंग यहीं तक था, अगला हेडिंग देखते हैं। नवाब साहब का खीरे खाने का विशिष्ट ढंग। अब जब लेखक ने उनके खीरे को खाने के लिए मना कर दिया, तो नवाब साहब किस तरीके से अपने खीरे को खा रहे हैं। उन्होंने बड़े करीने से खीरे को मैंने बताया कि तरीके से काटा था, बिछाया था, एक तौलिया उस पर रखे थे। उन्होंने एक एक करके खीरे को उठाया, सूंघा और एक एक करके गाड़ी से बाहर फेंकते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने सारे खीरे फेंक दिए और सारे खीरे फेंकने के बाद ऐसा लग रहा था लेखक को मानो वो कह रहे हो कि ये है हम रईसों का अंदाज, हम लोग इस तरीके से खाते हैं। अब सारे खीरे फेंक देने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से अपने होंठ और मुंह को पोंछते हुए अपने मुख से एक डकार जैसा स्वर भी निकाला, मतलब डकार ही निकाली। तो वो देख करके लेखक सोच में पड़ गया। तो ये तो था उनका खीरा खाने का ढंग, मतलब उन्होंने खीरा खाया नहीं, सूंघ करके फेंक दिया। ये हमारी चौथी हेडिंग थी। अगली हेडिंग में देखते हैं कौन सी हेडिंग लिखी है। फिर है नई कहानी का आधार। जब नवाब साहब ने वो खीरा खा करके नहीं बल्कि सूंघ करके ही फेंक दिया और फेंकने के बाद डकार भी ले ली, तो यशपाल जी को विचार आया कि जब बिना खीरा खाए, बिना पेट भरे डकार ली जा सकती है, तो नई कहानी का आधार भी निश्चित ही मिल सकता है। तो ये सोच करके यशपाल जी को अपनी नई कहानी का आधार मिला और वो अपनी नई कहानी की लिखने की तरफ बढ़ चले। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज कहानी का सारांश। फ्रेंड्स, किसी भी पाठ के लिए उसका सारांश या समरी का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें समरी याद होगी तो हम किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम होंगे, चाहे वो वन वर्ड हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हो। मेन हमें समरी याद होनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं समरी आपको सुना रही हूँ, चाहे मैंने नेताजी का चश्मा सुनाई, चाहे मैंने आपको बाल गोविंद भगत सुनाई, या आत्मकथी एक चैप्टर था काव्य का वो समझाया, चाहे मैंने ये लखनवी अंदाज समझाया, तो इसके लिए आपको इसे 1, 2, 3 या कई बार इसे समझना होगा। और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए ये जो सारांश के वीडियोस हैं या मैं ग्रामर के जो भी डालूंगी, तो कोई ताकत नहीं है कि आप एग्जाम्स में 90s में नंबर ना लाओ, जरूर ही नंबर आएंगे। तो आप लोग अच्छे नंबर लाने के लिए, 90s में नंबर लाने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए और देखने के साथ उसमें कमेंट भी करिए कि आपको जानकारी कैसी लग रही है। और आपकी जो लाइक्स होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, वो मुझे निश्चित ही प्रेरित करते हैं और मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो आज का वीडियो आप करिए एंजॉय। मैं चलती हूँ अपने नए वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।